हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, डिसइक्विलिब्रियम है तो क्यों है, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आइए वन बाय वन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मीनिंग क्या है। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पर एक डोमेस्टिक करेंसी जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉरेन करेंसी में। मैं अगर रिपीट करूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यूएस में एक मैकडी में एक बर्गर है, यूएस में हमें वो मिलता है $20 का। वहीं इंडिया में वो हमें मिलता है ₹100 का। तो $20 की, क्योंकि चीज़ एक है, जब भी हम रेट डिसाइड करते हैं तो चीज़ हमें एक लेनी पड़ेगी और फिर दोनों ही करेंसीज़ को इक्विवेलेंट में रखना पड़ेगा। तो बर्गर एक है, वहाँ वहाँ 20 का, यहाँ 100 का। तो अगर मैं $1 की कीमत डिसाइड करूँ तो वो कितनी हुई, ₹5। 100 डिवाइड बाई 25, तो $1 की कीमत हुई ₹5। अब ये जो रेट है ये डिटरमाइन करवाती है परचेजिंग पावर्स, यानी कि यूएस की $1 हमारे ₹5 के बराबर है। और परचेजिंग पावर का एक चीज़ जितने कम पैसों में आएगी, मतलब उतनी ही परचेजिंग पावर ज़्यादा है। यानी कि यहाँ $1 में आती है वो चीज़, यहाँ 5 में आती है, तो परचेजिंग पावर स्ट्रांग हुई यूएस की। सो दिस इज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आइए समझते हैं उन फोर्सेस को जो कि हेल्प करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। दो ही फोर्स हैं, डिमांड और सप्लाई। अगर मैं डिमांड साइड से बात करूं तो इम्पोर्ट, क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं, हमें इम्पोर्ट के लिए जो पेमेंट करनी है, मान लेते हैं हम यूएस से इम्पोर्ट करते हैं तो हमें तो डॉलर चाहिए, तो हमारे पास बढ़ी डॉलर की डिमांड। हमें यूएस में इन्वेस्ट करना है, डिमांड डॉलर की। हमें यूएस में अपने बैठे किसी रिलेटिव को पेमेंट करनी, पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र पेमेंट करनी है, डिमांड हुई डॉलर्स की। हमें बाहर की कंट्रीज़ में हमारा पैसा है, किस फॉर्म में है, डॉलर्स में, अगेन डिमांड ऑफ डॉलर्स। हमें बाहर जाना है घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, चाहे बिज़नेस पर्पज़ हो या कोई और पर्पज़ हो, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉलर की। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि क्रिएट करवाते हैं डिमांड एक फॉरेन करेंसी की। और सप्लाई, एक्सपोर्ट, जब हम अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, डॉलर। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेनर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, डॉलर। बाहर बैठे लोग इंडिया में पैसे भेजेंगे, किस फॉर्म में भेजेंगे, डॉलर्स। फॉरेनर्स जो हैं उनके मनी इंडिया में रखी हुई है, तो फॉरेनर्स हेल्ड मनी इन इंडियन बैंक्स, तो वो अपनी जब यहाँ पर आकर मन कौन सी मनी रखेंगे, डॉलर्स। फॉरेनर्स जब इंडिया में आएंगे तो क्या खर्च करेंगे, डॉलर्स। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड क्रिएट करवाते हैं किसी फॉरेन करेंसी की, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई बनाते हैं किसी फॉरेन करेंसी की। आइए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का हम इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करें तो इक्विलिब्रियम, पहली बात तो ये है, वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई मैच होती है। ये है हमारा डिमांड और ये है हमारी सप्लाई, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर है हमारी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पर है हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब E0 जो है हमारी, और ये क्यू, यहाँ पर हमारी जो है डिमांड और सप्लाई दोनों मैच हो रही है, तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की इक्वल है। अब अगर हमारा हल्का सा भी प्राइस ऊपर जाता है, डॉलर का प्राइस ऊपर जाता है, मान लीजिए ये है इक्विलिब्रियम लेवल हमारा, वो है जहाँ पर कि हमारी $1 में ₹5 आ रहे हैं। अब डॉलर की कीमत अगर हल्की सी भी बढ़ जाती है तो ये जो डेफिशिएंसी आई तो हमारी, ये हमने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो जैसे ही हल्की सी भी अगर कीमत बढ़ी डॉलर की तो हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी डॉलर की जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी। उसी प्रकार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डॉलर की कीमत या डॉलर का जो प्राइस है वो गिर जाएगा तो क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगेन नीचे
तब होगा अगर डॉलर की कीमत गिर जाए तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस आ जाएगी, और अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशंस आ जाएगी। दोनों ही सिचुएशंस सही नहीं होती है, हमारी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनाती हैं ये दोनों ही सिचुएशंस। अब डिसइक्विलिब्रियम का रिज़ल्ट क्या होता है, देखिए एक तो हमने एक्सेस सप्लाई की बात की थी। एक्सेस सप्लाई की बात कब होती है? एक्सेस सप्लाई की बात हमारी तब होती है जब जो भी हमारे डिमांड और सप्लाई के अलावा जब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था जब उसकी वैल्यू बढ़ी, तो क्या हुआ, जब प्राइस उसका बढ़ा और हमारी जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो थी वो हमारी फॉल हुई, लेकिन सप्लाई उस केस में क्या है, बढ़ गई, क्योंकि डिमांड फॉल हो गई तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो सरप्लस की सिचुएशंस आ गई हमारे पास, सफिशेंट अमाउंट में है सप्लाई में, हमारे पास डॉलर्स हैं। ये कंडीशंस बहुत कम आती है और ये कंडीशन फेवरेबल होती है किसी भी ट्रेड के लिए। डेफिसिट की कंडीशंस कब आती है? डेफिसिट की कंडीशंस आती है जब हमारी जो डॉलर है उसके रेट फॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, तो डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई हमारी उतनी ही है, तो क्या है, वो शॉर्ट पड़ जाएगी। डिमांड एक्सेस है तो डेफिसिट जो है हमारी वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और ये है हमारी एक्सेस सप्लाई की। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ अ कंडीशन ऑफ सरप्लस एंड एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। तो कंट्रीज़ के ट्रेड में तो देखने में यही आता है कि हमेशा हम देखते हैं ट्रेड डेफिसिट ही होता है, सरप्लस की कंडीशंस बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलती है। अब एक्सचेंज रेट्स की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट्स होते हैं हमारे दो तरह के, एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करूं तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, या मैं कहूं सेंट्रल बैंक का होता है। इसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट्स जो हैं उनको फिक्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, तो इसमें जो मार्केट के डिमांड और जो सप्लाई है डॉलर्स की वो डिटरमाइन करती है हमारे एक्सचेंज रेट को, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। नेक्स्ट, अगर किसी कारण से जो हमारे एक्सचेंज रेट हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अप डाउन होता है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा, गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगी इंटरवेंशन के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करेगी। यहाँ क्या है, यहाँ सेल्फ एडजस्टमेंट का सिस्टम है। अगर हमारे एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड की कंडीशंस हैं तो मार्केट फोर्सेस ही उनको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर लेकर आएंगे, एज देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक ही मेरिट है, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को, या हम ये कहें कि जो एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखती है। और जो कंडीशंस हमारी आती है, जो हमारी करेंसी है वो कभी अप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कभी एकदम बढ़ जाती है या घट जाती है, वो कंडीशंस नहीं आती हैं। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की कंडीशंस को मेंटेन करके रखती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल में हमारे अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की कंडीशंस आती रहती हैं, क्योंकि देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और साथ ही साथ हमारे जो मार्केट के जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, वो हमारे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, वो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर हैवी बर्डन होता है कि इट हैज़ टू मेंटेन एक्सचेंज रेट एवरी टाइम, स्पेशली जब कंट्रीज़ में ट्रेड डेफिसिट हो, तो उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन करे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है। जबकि ऐसी कोई प्रेशर यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स नहीं होता, और जो ट्रू वैल्यू है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ही पता चलती है किसी कंट्री की। एंड जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है एक और, वो ये है कि जो फॉरेनर्स हैं वो उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं जहाँ जो एक्सचेंज रेट का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, तो दे डोंट फाइंड इट सेफ़ टू इन्वेस्ट इन दोज कंट्रीज़। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक कंट्री जहाँ पर के मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन कर रही हैं एक्सचेंज रेट को, तो वहाँ इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस होते हैं वो। वहीं दूसरी तरफ
ऐसे कंट्रीज़ जिनका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, वहाँ आईएमएफ वगैरह से उनको लोन लेने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में एक और रेट काम करता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेट वो रेट है, मिड लेवल है, जो कि हमारे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का है, थोड़ा सा फिक्स्ड और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। आइए देखते हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेट्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले है हमारा एडजस्टेड पेग सिस्टम। एडजस्टेड पेग सिस्टम का मतलब है कि एक कंट्री जो है हमारा, वो थोड़ा सा अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स करता है। मतलब कि फिक्स करता है अपने रिजर्व्स के अकॉर्डिंग। अगर कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व सफिशिएंट है तो वो अपना वहाँ तक उनको फिक्स रखेगा, जब तक वो मैनेज कर सकता है इक्विलिब्रियम लेवल को अपने एक्सचेंज रिजर्व्स के अकॉर्डिंग, तो वो उनको मैनेज करेगा। जैसे ही वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो कंट्री क्या करेगा, अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं जिस्ट दूँ एडजस्टेड पैक सिस्टम का, तो एडजस्टेड पैक सिस्टम में क्या है कि जब तक एक कंट्री के रिजर्व्स मेंटेन हैं तब तक तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज रेट जो होगा कंट्री का वो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके रिज़र्व्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उसके रिज़र्व्स, वैसे ही वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेगा और डी वैल्यू करने के साथ ही अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। इसे हम कहते हैं एडजस्टेड पैक सिस्टम, एडजस्ट किया हुआ है अपने एक्सचेंज सिस्टम को। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आता है हमारा क्रॉलिंग पैक सिस्टम। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। तो अगर यहीं से ही समझे तो इस सिस्टम के अंदर कंट्री कीप्स एडजस्टिंग इट्स एक्सचेंज रेट टू अ न्यू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। जैसे जैसे कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस होती रहती हैं एक्सचेंज रेट की, वैसे वैसे ये उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने जो इनके एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको ये मैनेज करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि डी वैल्यू एक क्राइसिस के टाइम पर कंट्री अपना आपको डी वैल्यू करे, उससे बेटर है कि ये जो एक्सचेंज रेट है उस पर एक रेगुलर चेक रखते हैं छोटी छोटी डिवेल्यूएशंस करके। या मैं कहूँ एडजस्ट पेग में और क्रॉलिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्रॉलिंग में कंट्री क्या है, अपने एक्सचेंज रेट्स और अपने मार्केट फैक्टर्स जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज, उन पर नज़र रखता है और छोटे छोटे डिवेल्यूएशंस करके उनको मैनेज करके रखता है। जबकि यहाँ क्या है, जैसे ही एडजस्टेड पैक में क्या है कि जैसे ही कंट्री के एग्जॉस्ट हो जाते हैं रिजर्व, तो ऑल ऑफ सडन वो डिवैल्यू करता है। ये डिफरेंस है इनमें मेन। एंड द थर्ड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज़ क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग में क्या है, एक्सचेंज रेट टोटली क्लीन, एक्सचेंज रेट इज़ टोटली डिटरमाइंड बाई मार्केट फोर्सेज, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होते रहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। Fourth one is dirty floating. Dirty floating, as the name mentioned, clean floating and dirty floating, the only difference is that जो dirty floating होती है वो उसमें हमारा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। वो कैसे, देखिए, जो एक्सचेंज रेट हैं वो काफ़ी हद तक तो हमारे मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं डर्टी में, लेकिन ओकेजनली कभी कभी हमारा सेंट्रल बैंक या हमारी कंट्री जो है वो, ताकि हमारा एक्सचेंज मार्केट जो है वो स्मूथन रन करे, या जो हमारी फ्लक्चुएशंस डे बाय डे फोर्सेस के कारण हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होती हैं। तो ये हुआ हमारा डर्टी फ्लोटिंग। तो एक बार मैं इसका फिर से ओवरव्यू दे दूँ। एडजस्टेड पैग सिस्टम में क्या होता है, एडजस्टेड पैग सिस्टम में जो हमारा फिक्स्ड जब तक कंट्री के जो रिजर्व्स हैं वो रहते हैं तब तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही उसके रिजर्व्स एग्जॉस्ट होने लगते हैं तो वो अपनी करेंसी को ऑल ऑफ सडन डी वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉलिंग पैग सिस्टम। क्रॉलिंग पैग सिस्टम क्या है कि कंट्री की गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते रहते हैं हमारे एक्सचेंज रेट को, बट जैसे ही एक चेक रखती है गवर्नमेंट, जैसे ही उन्हें लगता है कि सिचुएशंस ठीक नहीं है या आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो छोटे छोटे डिवेल्यूशंस करके वो क्रॉलिंग पैक सिस्टम में छोटे छोटे टाइम टू टाइम डिवेल्यूशंस करके वो मैनेज करके रखते हैं। क्लीन एंड डर्टी फ्लोटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, क्लीन फ्लोटिंग में गवर्नमेंट की नो इंटरवेंशन, मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट। जबकि डर्टी फ्लोटिंग में कभी कभी हमारे ऐसा होती है कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है तो हमारी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है डर्टी फ्लोटिंग के अंदर।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नोट हियर इज़ दैट ब्रेटन वुड सिस्टम जो था वो हमारा ऑपरेट हुआ 1944 में, तो बना था ब्रेटन वुड, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि डॉलर इज़ द सिंगल करेंसी, कि अब डॉलर ही एक करेंसी होगी, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो इसी के बेसिस पर होगा 1944 में। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी ब्रेटन वुड तक जितना भी हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अगर आप अगर यहाँ पर ये हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो अगर ये ब्रेटन वुड, अगर आपने अभी तक इससे जो पिछली वीडियो है आप वो देखिए, तो ब्रेटन वुड आपको ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी ब्रेटन वुड की, ब्रेटन वुड एरा क्या था, कैसे वो डेवलप हुआ। तो यहाँ पर एक छोटा सा उसका पॉइंट डिस्कस करने वाला है, वो यही है कि ब्रेटन वुड एरा जो था उसमें डॉलर को एक सिंगल रेट ऑफ एक्सचेंज माना गया, कि डॉलर की हैगमनी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होगा वो डॉलर के बेसिस पर होगा। लेकिन इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो कह सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हमने समझा कि जितने भी हमारे जमाइका एग्रीमेंट से पहले के जितने भी हमारे सिस्टम डेवलप हुए वो सारे हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थे, लेकिन कोई भी इनमें से एज सच रिजिड फिक्स्ड नहीं था। इंडिया में अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की, तो 6 डिकेड्स तक, तो क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था इनिशियली, तो हमारी जो भी करेंसी थी, हमारा जो इंडियन रुपीस था, उसको पैक्ड किया गया, उसको फिक्स किया गया यूके पाउंड में। तो ये करेंसी रही हमारी। उसके बाद 1993 से मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। 1974 के आसपास पार वैल्यू सिस्टम था। पार वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है इंडिपेंडेंस के बाद, कि पार वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है कि जो रुपी है उसको फिक्स किया जाएगा या तो गोल्ड में या फिर पाउंड में। ये सिस्टम फॉलो किया गया, मतलब जो हमारा रुपी है उसको फिक्स किया गया गोल्ड के अगेंस्ट या पाउंड के अगेंस्ट। लेकिन ये सिस्टम चला सिर्फ 1966 तक, जब तक 1966 में हमें अपनी जो रुपी थे उसको डिवैल्यू करना पड़ा 36% तक, इसलिए हमने इसको ख़त्म कर दिया 1966 में। देन आया हमारा पैक्ड रेज़ाइम 1971 टू 1991। अब यहाँ पे जो था इंडियन रुपीज़ था वो हम 1971 टू 1992, ये ब्रेटन वुड वाला एरा भी है। यहाँ पर हमने अपनी करेंसी को फिक्स किया पाउंड और डॉलर के अगेंस्ट। ब्रेटन वुड भी कोलैप्स हुआ, डॉलर की वजह से ये कोलैप्स हुआ, तो हमारा भी ये सिस्टम कोलैप्स हुआ। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये सारी चीज़ें बेकार हैं, अब हम एक बास्केट ऑफ करेंसीज़ को फॉलो करेंगे। मतलब जिन मेजर कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड होता है, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनकी करेंसीज़ की एक बास्केट बनाई जाएगी। उसमें हम ±5% का वेटेड एवरेज करते रहेंगे। 1991 लिबरलाइज LPG एरा आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एरा आया। इसमें जो है हमारा ट्रांजिशन हुआ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे। जो पहले जो 1991 में हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए, उनकी वजह से हमारे जो एक्सचेंज रेट था वो अब कन्वर्ट हो गया मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में। तो इंडिया का ये पहला ट्रांजिशन 1991 LPG का आया। इंडिया ने इंट्रोड्यूस की पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 92-93 में LERMS के अंदर। LERMS क्या है? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें ये है कि 40-60 का रेशियो होगा। 40-60 क्या है कि 40-60 जो हमारे रेट होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो 60% होगा वो मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। 40 गवर्नमेंट एंड 60 मार्केट फोर्सेस, ये हमारा रहा। ऐसा किस लिए कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जो इसेंशियल थिंग्स हैं हमारे, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हुए, तो इनके रेट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना एक योगदान, एक इम्पॉर्टेंट समझा, इसलिए 40% उन्होंने अपने हाथ में रखा और 60% मार्केट फोर्सेस के ऊपर डाल दिया। देन आया हमारा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रेज़ाइम 1993 से अभी तक। इसके अकॉर्डिंग 60-40 रेशियो जो था हमारा, उसको ख़त्म करके 100% जो हमारे एक्सचेंज रेट्स होंगे वो हमारे डिटरमाइन करेंगे मार्केट के फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड और सप्लाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।